अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने क्लास 11th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 स्टडी करना है। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मास, देन टॉपिक था हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आज थर्ड हमारे पास टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में थ्योरी थी, उसके बाद के इस चैप्टर में तमाम न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें हैं। तो हमने न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने आज स्टडी करने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम, हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास मेन टॉपिक स्टार्ट होगा स्टोइचोमेट्री का, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये क्या है? स्टोइचोमेट्री जो हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था, जो हमारा चैप्टर का नाम है स्टोइचोमेट्री। तो स्टोइचोमेट्री के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि स्टोइचोमेट्री क्या होती है, तो स्टोइचोमेट्री के अंदर बेसिकली 3 तरह की कैलकुलेशंस की जाती हैं और उन्हीं 3 तरह की कैलकुलेशंस के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। वो 3 तरह की कैलकुलेशंस किस बेस पर होती हैं, किन रिलेशनशिप्स पे होती हैं? तो एक होती है मास, एक होती है मास वॉल्यूम और तीसरी होती है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले हमने जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसमें से एक टॉपिक हमारा रिमेनिंग था इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है? स्टोइचोमेट्री की कैलकुलेशन से 3 टाइप्स की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। हमारे पास इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स क्या है? तो बुक के हवाले से, जैसे कि हमने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास हमने करना है, यानी हमें कन्वर्जन करनी है मोल की मास में या मोल की नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो हमने हर एक में कोई कन्वर्जन फैक्टर यूज़ किया था। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा कन्वर्जन फैक्टर यूज़ हो रहा है जो कि क्या है? मोलर वॉल्यूम। ठीक है, यानी अगर हमें मोल से मोलर वॉल्यूम में जाना है तो जो कन्वर्जन फैक्टर हम यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा? मोलर वॉल्यूम। तो चलिए हम इनके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। आपकी बुक के लिहाज से एग्जाम्पल नंबर 1.6 है। न्यूमेरिकल नंबर 1 है इस टॉपिक का, व्हाट वॉल्यूम ऑफ केस O2 ऑक्युपाइड। अब जैसे कि हम मोलर वॉल्यूम को समझ चुके हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होती है, STP क्या होती है, तो हमने उसी के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो वही टर्म्स यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो आप इस टॉपिक को प्रीवियस जो मैंने लेक्चर्स मैंने आपको समझाए थे, आप उनमें इनको स्टडी कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको इजीली स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है हमारा? व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस O2 ऑक्युपाइड बाय 1.5 मोल्स एट STP। क्या मालूम करना है? वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करना है। कौन सी गैस का मालूम करना है? O2 गैस का मालूम करना है। मोल्स कितने गिवन है? 1.5 और किस कंडीशंस पे मालूम करना है? STP। हमें अच्छी तरह पता है कि जब मोलर वॉल्यूम की बात आएगी तो मोलर वॉल्यूम हम STP पर ही लिखते हैं। ठीक है, तो STP पे हमने इतने मोल्स के लिए वॉल्यूम मालूम करना है किसका? O2 गैस का। अच्छा जनाब, अब देखिए सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि हमने न्यूमेरिकल का डेटा बनाना होता है। तो देखिए डेटा बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस हमें क्या मालूम करनी है? तो क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस एट STP पर हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए मॉलिक्यूल्स के? O2 गैस के 1.5 मोल्स। लास्ट क्या है हमारे पास? अब देखें यहाँ तीसरी कंडीशन हमने खुद लगाई है, वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस। अब ये बात भी हमने मोलर वॉल्यूम के टॉपिक में पढ़ी थी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल वॉल्यूम लेते हैं, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल का जब आप 1 मोल लेते हो तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 dm³। और ये किस कंडीशंस में होता है? STP में होता है। ठीक है, हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, ये कंडीशन हमें यूज़ करनी है क्योंकि हमें 1.45 मोल्स के लिए मालूम करना है। तो हमें 1 मोल का पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड जो वैल्यू है मोलर वॉल्यूम में कि 1 मोल किसी भी गैस का कितनी वॉल्यूम कंटेन करता है? 22.4 dm³। ठीक है, एट STP। तो ये 3 चीज़ें हमने अपने डेटा में लिख दी। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए बुक के हिसाब से आपकी फार्मूला बेस्ड आपको सोल्यूशन बताया हुआ है कि आपको फार्मूला गिवन है और आपने फार्मूले के लिहाज से ही इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करना है। तो हम फार्मूले को ही यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है, इस पर शॉर्टकट लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि हम इन शॉर्ट भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम फार्मूले के ज़रिए इस तरह सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, और कभी अगर हमसे कोई शॉर्ट एग्जाम जैसे होते हैं ना MCAT का टेस्ट या ECAT का टेस्ट, तो वहाँ अगर हमें डायरेक्टली मालूम करना होता है कि भाई इतने मोल में इतना वॉल्यूम है, तो बताइए आपके पास 1 मोल में इतना वॉल्यूम है तो इतने मोल में कितना वॉल्यूम होगा, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इन शॉर्ट। तो देखिए हमें ये पता है, ये बात हमें पता है कि किसी भी गैस के
किसी भी गैस का अगर हम वॉल्यूम लेते हैं तो उसके 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। हमें कितने के लिए मालूम करना है 1.5। तो 22.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 33.6 dm³। तो ये इसी तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, जो हमारे टेस्ट वगैरह होते हैं, ईकेट एमकेट वगैरह के जो टेस्ट होते हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें जो बुक में सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल को वो फार्मूला यूज़ करे करना है, इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, बट आपको इस मेथड का भी पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हमने मोल से वॉल्यूम मालूम करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि हमें कन्वर्जन फैक्टर कौन सा यूज़ करना है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए, किसी भी गैस का वॉल्यूम हम लेंगे ऊपर और नीचे उसका मोलर वॉल्यूम लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो हमने ये बात पीछे वाले टॉपिक में भी सीखी थी कि जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको इक्वल टू के बाहर निकालते हैं। तो इक्वल टू के बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम हमारा बाहर आ जाएगा और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमें ओरिजिनल फॉर्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा अपने डिजायर्ड आंसर को हासिल करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया कि हमने क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्मूले को रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि हमारा जो हमें मालूम करना है वो इक्वल टू के बाहर आ जाएगा और बाकी दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये मैंने सैम्पल जैसा आपको समझाने के लिए बताया है, आप मत बनाना, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई में आ गए और वॉल्यूम ऑफ गैस बाहर आ गया। तो हमें वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करना है किस कंडीशन पे, एसटीपी में पे मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन थे, 1.5। मोलर वॉल्यूम हमें पता है कि एक मोल के लिए कितना है, 22.4। हमें कितने के लिए मालूम करना है, 1.5 के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 33.6 dm³। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट एसटीपी क्या आ गया, 33.6 dm³। तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर है। क्लियर है, होप्स हो कि आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम समझ में आया होगा। यहाँ तक हमारे इंटर कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हमारे रिलेशनशिप्स वाले न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि स्टेशोमेट्री के अंदर बेसिकली 3 तरह की कैलकुलेशंस की जाती हैं, 3 तरह के रिलेशनशिप्स पढ़े जाते हैं। कैलकुलेशंस उन्हीं बेसिस पे की जाती हैं। एक मास मास रिलेशन होता है, मास वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम वॉल्यूम। तो हमने 1 बाय 1 इन तीनों रिलेशनशिप्स को स्टडी करना है और उनके न्यूमेरिकल्स सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप। अब मास मास से क्या मुराद है, जैसे कि नाम हमें बता रहा है कि मास ही होगा और मास ही फाइंड आउट करना होगा। तो मास और मास का रिलेशनशिप क्या कहलाता है हमारे पास, वो कहलाता है हमारे पास, जिसमें मास मास का रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे तो वो रिलेशनशिप क्या होता है, मास मास रिलेशनशिप। अब इसमें करते क्या है, वी डिटरमाइन अननोन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था और लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि रिएक्टेंट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इस रिलेशनशिप में क्या करते हैं, हम अननोन मास मालूम करते हैं। किसका, वो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जिसका भी मास गिवन होता है हम उससे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास निकालते हैं जो हमें पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिस तरह से हमने फर्स्ट क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हम स्टेशोमेट्री करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होती है, या कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास इक्वेशन का बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन शुड बी नेसेसरी, कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस्ड होगी तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती तो फर्स्ट स्टेप हमारा इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये बात आपको अच्छी तरह से जहन में रखनी है, ठीक है। तो भाई मास मास रिलेशनशिप के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि मास मास रिलेशनशिप में किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो हर टॉपिक के अपने न्यूमेरिकल्स हैं, तो हमने इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल स्टडी करने हैं, तो ये रिलेशनशिप हमारा उसी में स्टडी हो जाएगा। तो मास मास से आप यही बात जहन में रखोगे, मास ही आपको गिवन होगा और मास ही आप मालूम करेंगे, ठीक है। और मास किसी का भी गिवन हो सकता है और मास किसी का भी फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए, हमारे पास बुक के लिहाज से एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1.7। तो देखिए, न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ CO2 गैस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विच इज 50 ग्राम। कह रहे हैं मास मालूम करें, किसका मालूम करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मालूम करें, जो कैसे बन रही है, बाय द कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीट डिकम्पोज कर रहे हैं टेम्परेचर देकर, हीट देकर। थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, हीट। तो कह रहे हैं कि हम हमारे कंडीशंस क्या दे रहे हैं कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 की थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, यानी वो मुकम्मल तौर पे उसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो वो ब्रेक डाउन हो रही है
उसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो हमें ये बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कितना होगा अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का मास 50 ग्राम रखते हैं तो। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर स्टडी किया था कि मास मास रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमें मास ही गिवन होता है और हमें अननोन मास मालूम करना होता है, आइदर वो रिएक्टेंट है आइदर वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमें दो कंपोनेंट्स देती है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमसे जस्ट किसका पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो हमारा उस पर फोकस रहेगा खाली। अब देखिए यहाँ जो मैंने 1 लिखा हुआ है और उनको अंडरलाइंस किया हुआ है ना, इसकी वजह है क्या है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हम कोई भी स्टोइचोमेट्रिक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके लिए खास तौर पे ये वाले जो हम रिलेशनशिप्स वाले करेंगे, चाहे वो मास मास होगा, मास वॉल्यूम होगा या वॉल्यूम वॉल्यूम होगा, तो हमें जो इक्वेशन गिवन होगी हमने सबसे पहले ये देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है 1 जो आपको नजर आ रहा है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए। ठीक है, यानी मैं आपको मजीद बताती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ ये पूरा एक कंपाउंड है। ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है 1 है, यानी 1 मोल हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो ये हमें 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ठीक है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 2 + 1 3। इक्वेशन हमारी बैलेंस है, तो इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इन इक्वेशन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इक्वेशन को देखना है। सही है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते, डेटा बनाते। देखिए जनाब, किसका मास मालूम करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। सबसे पहले हमने लिखा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन मार्क, गिवन मास किसका गिवन है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का कितना गिवन है 50 ग्राम, ये हमने लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि हम ग्राम का अगर GM लिखते हैं या सिर्फ G लिखते हैं वो एक ही बात होती है। ठीक है, कहीं पर आपको सिर्फ G लिखा हुआ नजर आता है, कहीं पर आपको GM लिखा हुआ नजर आता है, तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, आप ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, गलत एक भी नहीं है। अब तीसरी जो हमें इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए चीज़ चाहिए वो है मोलर मास। ठीक है, अब जैसे पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में मोलर मास कैलकुलेट करना सीख चुके हैं और हमें पता है कि मोलर मास क्या है, तो हम आसानी से मोलर मास निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने भी साइड में रफ वर्क बनाना है कि आप मोलर मास कैलकुलेट करके दिखाएंगे आप। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए भाई, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का मास होता है 40। हमें अक्सर सवालात में हर एलिमेंट का मास गिवन होता है, अगर ना गिवन हो तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम का, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर कभी भी नहीं लिखा जाता, एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक है, 40 कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, बट यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 3, तो 16 × 3, 40 + 12, 16 3 = 48, तीनों को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम। तो मोलर मास हमें क्या गिवन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, सॉरी मोलर मास हमने क्या कैलकुलेट किया 100 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। देखिए जनाब, अब जब भी हम मास मालूम करेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर आपसे बात की मोल्स की, ठीक है, तो जहाँ मास का जिक्र आएगा वहाँ हमें मोल्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अगर मास गिवन होगा तो हमें मास को यूज़ करते हुए मोल्स फाइंड आउट करने हैं, अगर हमें मोल्स गिवन होंगे तो मोल्स को यूज़ करते हुए मास फाइंड आउट करेंगे। तो इन रिलेशनशिप्स में पहली चीज़ तो ये करनी है सोल्यूशन में करते वक्त। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमने इसका फार्मूला सीखा था कि फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास क्या है 50 ग्राम, गिवन मोलर मास क्या कैलकुलेट किया 100 ग्राम, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमने पहले स्टेप में क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, किसके फाइंड आउट किए, कैल्शियम कार्बोनेट के। कितने आ गए 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया कि हमने मास को यूज़ करते हुए मोल्स को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमने कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने आपको स्टार्ट में क्वेश्चन में बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है तो कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड भी 1 प्रोड्यूस कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी 1 प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्योंकि हमने मोल्स निकाले हैं तो हमने उनको यूटिलाइज करना है आगे, तो इस तरह से हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो हमने लिखा 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल, तो 0.5 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो भी कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा 0.5। ठीक है जनाब, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे पास मोल्स आ गए हैं तो मोल्स को यूज़ करते हुए हम मास को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फार्मूला पता है कि मोल का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, तो हमने मोल्स इसीलिए निकाले थे कि हम मोल्स को यूज़ करते हुए मास को ईजिली फाइंड आउट कर सकें। तो मोल्स हमारे पास यहाँ आ गए। अब हमने मास कैलकुलेट करना है।
तो देखिए यही लिखा हुआ है, नाउ फॉर कैलकुलेशन ऑफ मास यूज अगेन फार्मूला ऑफ मोल। अब मास मालूम करने के लिए अगेन मोल का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोल और मास। अब चूंकि हमें मास फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मास को बाहर निकाल देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसका मास मालूम करना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो मोलर कितने हैं 0.5, तो 0.5 लिख दिया। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम अगेन कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया। कार्बन का मास क्या होता है 12, ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, लेकिन कितना ऑक्सीजन है 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आंसर हो गया 32। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 44 ग्राम। तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना है 44, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना आ जाएगा 22 ग्राम। क्लियर हो गई ये चीज़। होप्स हो कि आपको मास और रिलेशनशिप का जो न्यूमेरिकल है वो समझ में आया होगा और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो भी समझ में आई होंगी। अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो आपको गेट करना ईजी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा बनाना है। फिर डेटा बनाने के बाद अगर मास पूछा है तो मास को यूज़ करते हुए मोल्स मालूम करने हैं, फिर मोल्स को यूज़ करते हुए आप इजीली मास मालूम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट रिलेशन जो कि क्या है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये सेकंड रिलेशनशिप है, सेकंड कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है। किसका है, मास वॉल्यूम। अब जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है या तो मास गिवन होगा वॉल्यूम मालूम करना होगा, या वॉल्यूम गिवन होगा मास मालूम करना होगा। ठीक है, देखिए दोज रिएक्शन इन विच फ्रॉम सॉलिड गैसेस आर आल्सो प्रोड्यूस। अब बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि हम कंपोनेंट सॉलिड यूज़ करते हैं बट हमें गैसियस प्रोडक्ट्स भी मिल रहे होते हैं। तो हमें ये बात पता है कि जब गैसियस प्रोडक्ट्स बनेंगे तो उनका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। So for such type of reactions, these reactions used, these relation used, तो इस तरह के reactions के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह के relations को यूज़ करना पड़ता है कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं। बुक में आपकी एग्जांपल नंबर 1.8 है। सवाल क्या है, मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 के KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट का मास कितना गिवन है 49 ग्राम। कह रहे हैं ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस कम्प्लीटली। अब ये भी कम्प्लीटली डिकम्पोज हो रहा है हीटिंग करने पर, और क्या बना रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है KCl विद द लाइब्रेशन ऑफ O2 गैस। अब एक हमें सॉलिड कंपोनेंट मिल रहा है बट एक हमें गैसियस कंपोनेंट मिल रहा है जो क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो देखिए मास गिवन है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हो गया मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब देखिए ये न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करने हैं, स्टेप्स हमें बेसिक स्टेप वही फॉलो करना है कि पहले हमें क्या देखना है कि इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है या नहीं है जो हमें सवाल में गिवन है। तो देखो इक्वेशन क्या है, 2 KClO3, इसको हीट करेंगे तो ये बना रही है 2 KCl + 3O2। तो अब देखिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखिए के यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, बराबर है। Cl जब यहाँ पे इस तरह का पूरा कंपाउंड होता है ना, उसके साथ स्टार्ट में कोई नंबर लगा होता है तो इसका मतलब वो नंबर इस तमाम कंपाउंड के साथ होता है। ठीक है, तो देखिए K2 है तो Cl भी कितने हैं 2, यहाँ पर भी Cl कितने हैं 2, O कितने हैं 3, लेकिन यहाँ पर 2 भी है तो 3 2 से मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6, तो तमाम हमारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड है, तो इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ O2 गैस लाइब्रेटेड एट STP। कह रहे हैं भाई O2 गैस का वॉल्यूम निकाले जो STP कंडीशन में लाइब्रेट हो रही है यानी रिलीज हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब देखिए अगेन वही चीज़ करने से पहले हम डेटा बनाएंगे। गिवन मास ऑफ KClO3, हमें KClO3 का मास गिवन है कितना 49 ग्राम। दूसरा वॉल्यूम ऑफ O2 गैस लाइब्रेटेड एट STP, मालूम क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितनी लाइब्रेट हुई है एट STP क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सोल्यूशन क्या है, अब तीसरी चीज़ जो हमें डेटा में चाहिए वो क्या चाहिए, KClO3 का मोलर मास। क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ KClO3। तो अगेन हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने पीछे भी कैलकुलेशंस की। तो इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, हमें इनके मासेस क्या याद होने चाहिए। तो देखो K का मास क्या होता है 39, Cl का क्या होता है 35.5, O का हमें पता है 16, लेकिन कितने हैं 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 39 + 35.5 और 16 3 48, तीनों को प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 122.5 ग्राम। तो तीसरा जो हम डेटा में लिखेंगे लाइन वो क्या लिखेंगे, तीसरी लाइन मोलर मास ऑफ KClO3 122.5 ग्राम, सॉरी। ठीक है, अब देखो हमने सॉल्व करना है। अगेन वही चीज़ जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर हमें मास गिवन होगा तो हम मास को यूज़ करते हुए पहले मोल्स निकालेंगे, अगर मोल्स गिवन होंगे तो मोल्स को यूज़ करते हुए मास निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है मास, तो मास को यूज़ करते हुए पहले हम मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 मास अपॉन मोलर मास फार्मूला हमें पता है, किसके मोल्स निकालने, KClO3 के मोल्स निकालने। तो देखिए भाई मास गिवन मास क्या है 49 ग्राम, मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया क्या है 122.5, ये मैंने स्लैश डाला है इसका मतलब दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है,
तो जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.4 मोल्स। क्या आ जाएगा 0.4 मोल्स। ठीक है, मोल्स आ गए हमारे पास, किसके आ गए KClO3। ऊपर भी जो हमने कैलकुलेशन की थी कि भाई इतने मोल, अगर इतने मोल दे रहा है तो जो हमें गिवन है वो कितने मोल्स देगा, तो ये हमारा यूनिटरी मेथड कहलाता है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में सीखा भी था। ठीक है, तो हमने अगेन वही करना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास मोल्स आ गए हैं तो अब हमने कंपैरिजन करना है कि भाई इतने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो बताइए हमें जो गिवन है वो कितने प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैंने अभी आपको तरीका बताया था पिछली क्लास में। तो देखिए अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मोल्स आए हमने कंपैरिजन करना है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें कितने मोल्स गिवन है KClO3 के, 2 मोल्स, तो हमने 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ KClO3। अब 2 मोल्स ऑफ KClO3 कितने मोल्स O2 प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं तो हमने हमेशा सेकंड स्टेप में क्या लिखना होता है कि भाई 1 मोल के लिए कितना करेगा। ठीक है, पहले जो हमें गिवन होता है हम उसके लिए लिखते हैं, फिर जो हम 1 की बात करते हैं, और फिर हमें जो उसके लिए मालूम करना होता है, यानी जिसके लिए हमें मालूम करना है उसको हम थर्ड स्टेप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई 2 हमें गिवन था तो हमने लिखा भाई 2 मोल्स ऑफ KClO3 कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब 1 मोल ऑफ KClO3 कितने प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो जो स्टार्ट में हम नंबर लिखते हैं ना वो हमेशा डिवाइड में चला जाता है सेकंड वाले नंबर के। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ O2। अब हमें कितने के लिए मालूम करना है, 0.4 मोल्स के लिए, जो हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला निकाला कि 0.5 मोल्स ऑफ KClO3 कितने मोल्स O2 प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए भाई 0.5 मोल ऑफ KClO3 कितने प्रोड्यूस करेगा, तो 3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6 मोल्स ऑफ O2, यानी 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 0.6 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम पिछले न्यूमेरिकल को देखें तो पिछले न्यूमेरिकल में क्या था, मोल्स गिवन थे, मास मालूम करना था, मास गिवन था और मास ही मालूम करना था, तो हमने मोल्स निकाले, फिर मोल्स से डायरेक्ट मास मालूम कर लिया। अब यहाँ थोड़ी सी कंडीशन अलग है। क्या कंडीशन है, हमें बैलेंस इक्वेशन गिवन थी, हमने मोल्स मालूम कर लिए और मोल्स से हमने अपने डिजायर्ड मोल्स निकाल लिए। अब क्योंकि मास तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछा है कि आपने वॉल्यूम निकालना है, तो हमने जब मास गिवन होगा उससे वॉल्यूम में जाना होगा, या मोल्स गिवन होंगे उससे वॉल्यूम में जाना होगा, तो हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, एक और मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जो क्या है, एवागाड्रो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब हमें मोल से वॉल्यूम निकालना होगा तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एवागाड्रो मेथड यूज़ करेंगे, एवागाड्रो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपना डिजायर्ड वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो देखिए, नाउ द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP। अब एवागाड्रो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम एट STP हम मोल के जरिए किस तरह से मालूम करते हैं, एवागाड्रो कॉन्सेप्ट से मालूम करते हैं। तो एवागाड्रो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइड 22.4 dm³ वॉल्यूम, कि हम किसी भी गैस को अगर STP कंडीशन में उसका 1 मोल लेते हैं ना, तो वह कितनी वॉल्यूम कंटेन करता है, 22.4 dm³। तो हम मोल से मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, एवागाड्रो कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने क्या लिखा। अब जो हमने मोल्स निकाले थे ना, कंपैरिजन करना है अगेन, हमने क्या लिखा, हमें अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट चलना है। तो एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 1 मोल किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितने वॉल्यूम कंटेन करता है, 22.4 dm³। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ, अब क्योंकि O2 गैस की बात हो रही है तो इसीलिए हमने O2 गैस लिखा हुआ है। 1 मोल ऑफ O2 गैस एट STP लाइब्रेटेड, STP के अकॉर्डिंग अगर O2 गैस बनेगी और उसका 1 मोल की हम बात करेंगे तो कितना वॉल्यूम कंटेन करेगी, 22.4 dm³। हमें कितने के लिए मालूम करना था, 0.6 मोल के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6। जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बताया था, प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में भी बताया था कि हम डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं। जो शॉर्टकट मेथड होता है कि हमें पता है 1 मोल के लिए कितना वॉल्यूम है, तो जितने मोल के लिए हमसे पूछा हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन जिस मेथड से हमें बुक में सॉल्व किया गया है, जिस तरह से हमें बुक में सॉल्व करने का मेथड बताया गया है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप उसी को फॉलो करना है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ 0.6 मोल ऑफ O2 एट STP, जो 22.4 से 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 13.44 dm³। ठीक है, तो हमारे पास O2 गैस का वॉल्यूम आ गया, कितना आ गया, 13.44 dm³। क्लियर है यहाँ तक? होप्स हो कि आपको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा।